हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स और उसमें आपको फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। फेज 2 के एग्जाम्स क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं और उसमें आपको शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स के, वो सब सम्स को मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए आपको फुल सपोर्ट करना है। आप क्या कर सकते हैं इस सपोर्ट के लिए, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी क्वेश्चंस, जो बच्चे एग्जाम्स दे के आ रहे हैं उनको जो क्वेश्चंस याद हैं, वो क्वेश्चंस को इन व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, जिससे आने वाले जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम्स अभी बाकी है और वो क्या कर सके, उन क्वेश्चनों को ध्यान से देख सके और अपने पेपर्स को क्या कर सके, अच्छा कर सके। तो इसके लिए आपका फुल सपोर्ट चाहिए। तो आप अपने मित्रों की भी सहायता करें और मेरी भी सहायता करें उन क्वेश्चनों को पहुंचाने की। तो दोस्तों, आज भी हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज हम लोग 20 जनवरी 2021 में जो आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चंस मेरे तक पहुंचे हैं उन क्वेश्चनों का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे कि उनके आंसर्स क्या थे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आए हैं उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल की बटन जरूर प्रेस करके रखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ और या जो भी आपको रेलवे एग्जाम्स देने वाले हैं उनको क्या करिए, शेयर करिए, जिससे उनका क्या हो सके, फायदा हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था 20 साल पहले एक परिवार में, उस परिवार की आपको सीमा बताई गई। इस परिवार में दो लोग हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। ऐसा नहीं, परिवार काफी लंबा भी होता है, छोटा भी होता है, तो इसलिए आपको वो सीमा निर्धारित कर दिया है कि उसमें उस परिवार में क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है। उस समय की आयु का उनका औसत निकाला गया था, 23 साल आ रहा था। यानी कि उनके दोनों की आयु का औसत निकाला गया तो क्या है, 23 साल। कब की बात कर रहा है, 20 साल पहले की। वर्तमान में उसी परिवार का हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, यानी कि अब उनको एक बच्चा हो गया और इन तीनों की आयु का औसत निकाला गया तो 34 साल है। तो हमें क्या करना है, बच्चे की वर्तमान आयु को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एकदम सिंपल सी बात है दोस्त, 20 साल पहले की उनकी आयु का औसत दिया है कितना, इन दोनों का, और हमें यहाँ पे इनके वर्तमान की आयु का औसत दिया है लेकिन बच्चे के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इस समय उनकी आयु का औसत कितना होगा, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ का। तो हस्बैंड एंड वाइफ का और भी वर्तमान का अगर हम लोग औसत ज्ञात करना चाहे तो कुछ नहीं दोस्तों, जो ये आपको 23 साल है इसमें क्या करिए, 20 साल और जोड़ दीजिए, क्योंकि इनकी आयु का औसत क्या था, 23 साल था। अब 23 साल 20 साल बाद की बात करें तो 23 प्लस क्या हो जाएगा, 20। कैसे 20 ही बढ़ा, क्योंकि दो लोग थे तो 20 20 40 साल बढ़ा, 40 का औसत क्या होगा, फिर से 20 हो जाएगा। इसलिए वर्त अगर आपको पहले का औसत दिया गया है तो उतना ही साल क्या करिए, आप उसमें जोड़ दीजिए तो वर्तमान का औसत क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अगर क्या है, दो लोग हैं, समझे, जितने साल पहले का दिया है उतने ही साल इसमें क्या करिए, ऐड कर दीजिए तो वर्तमान की औसत आयु क्या हो जाती है, ज्ञात हो जाती है। तो इस समय मतलब है कि हस्बैंड एंड वाइफ के वर्तमान आयु का औसत कितना है, 43 वर्ष। और वर्तमान में और हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन तीनों की आयु का औसत कितना दिया है, 34 वर्ष। 34 यानी कि अब यहाँ पे 43 का दुगना कर दीजिए क्योंकि औसत दिया है, तो यानी कि इनका कुल आपको हस्बैंड एंड वाइफ का कुल आयु हो गया 43 गुणे 86, सॉरी 43 गुणे 2 यानी कि कितना हो गया, 86 वर्ष। है ना दोस्त, आप समझे नहीं, आपको मैं थोड़ा सा और अगर नहीं समझे तो यहाँ पे देखिए, अभी उनकी आयु का औसत कितना है, 23। किसका, हस्बैंड एंड वाइफ का, यानी कितने लोग हुए, दो। अगर 23 में 2 का गुणा करो कितना आएगा, 46 आ जाएगा, है कि नहीं आ जाएगा। लेकिन 20 साल पहले की है, अब 20 साल पहले है तो अब 20 साल आगे आइए, 20 साल आगे आएंगे तो यानी कि 20 किसका जुड़ेगा, हस्बैंड का भी जुड़ेगा और वाइफ का भी जुड़ेगा, यानी कितना जुड़ा, 40। और अगर इसमें हम 40 जोड़ दें तो टोटल आपको कितना हो गया, 86 हो गया ना। तो यानी कि इनका हस्बैंड एंड वाइफ का कुल आयु कितना होगा, 86 वर्ष इस समय है, दोनों का मिला करके। और अगर हम इन तीनों की औसत को कितना दिया है, 34, हस्बैंड वाइफ प्लस चिल्ड्रन का औसत कितना है, 34 है। तीनों का कुल औसत, कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु निकालने का मतलब है कि इसमें 3 का क्या करिए, गुणा करिए, क्योंकि 3 लोग हैं तो 34 गुणे 3 यानी 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 और एक 13, एक शुभ, सॉरी 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 3 चौक 12, हाथ से लगा एक, 3 त्रिका 9 और एक 10, 102 वर्ष हुआ।
तो यानी कि इस समय इन तीनों का टोटल है 102 और हस्बैंड और वाइफ का उसमें से टोटल है 86। तो बच्चे का आपको कितना हो जाएगा, चिल्ड्रन का कितना हो जाएगा, इसके लिए 102 में से क्या करिए 86 को माइनस कर दीजिए, यानी कि आपको हो जाएगा ये 14 2 16 वर्ष। यानी कि इस समय जो बच्चे की आयु है वो कितनी होगी, 16 वर्ष होगी। तो एकदम सिंपल सी दोस्त, अगर आपको पहले की दिया गया है हस्बैंड एंड वाइफ का दिया था तो मैं क्या कर सकता हूँ, दो तरीके से 43 20 को मैंने जोड़ा, सॉरी 23 और 20 को जोड़ा तो 43 आया। 43 में 2 का गुणा करोगे क्योंकि 2 का औसत निकाला था, यानी टोटल उनका दोनों का हस्बैंड एंड वाइफ का टोटल उम्र कितना है इसमें मिलाकर के 86 वर्ष है। तब उसमें आपको बोला अब इन तीनों का अगर औसत 34 वर्ष है तो इन तीनों की आयु का कुल योगफल कितना हो गया 102। तो 102 में से क्या करोगे 86 को माइनस कर दोगे तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी 16 वर्ष हो जाएगी। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों, दिया गया है ए कोई काम 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। सिंपल सी बात बोल रहा है, ए कोई काम है उसको क्या कर रहा है 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को करता है 24 दिन में। और इसके बाद आपको बोला है कि ए और बी क्या करते हैं, कुछ दिन मिलके काम करते हैं। कितने दिन, 10 दिन काम करते हैं। इसके बाद एक काम को क्या करता है, छोड़ देता है। तो बी उसी काम को जब कंटिन्यू करेगा तो कितने दिन में वो क्या काम को क्या करेगा, पूरा कर देगा। इस चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो 24 और 20 का जो लसावी है वो क्या होगा 120 होगा। यानी कि कुल कार्य कितना है 120। हम लोग ये मान सकते हैं कि ये दोनों को कुल कार्य कितना करना है 120। अगर 120 टोटल कार्य है, 120 क्या है टोटल कार्य है और ए उसे 20 दिन में कार्य करता है, ए उसे क्या करता है 20 दिन में पूरा करता है। यानी कि एक दिन में वो कितने काम करता है, 6 काम करता है ना। 20 संग 120 होता है। अगर वो 20 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम किया, 6 काम किया। ऐसे ही अगर बी उसे 120 काम को करने के लिए 24 दिन लगाता है तो यानी कि एक दिन में 24 पंचे 120, यानी कि एक दिन में बी ने कितना काम किया, 5 काम किया। यानी कि दोनों मिल करके, अगर दोनों मिल जाते हैं तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं, 11 काम करते हैं। एक दिन में उनका द्वारा कितना काम किया हुआ, 11 काम हुआ। अगर ए और बी मिल के काम करते हैं तो एक दिन में 11 काम होता है, करना कितना है 120। तो क्या किया इन्होंने, 10 दिन तो काम किए साथ में, 10 दिन काम किए। यानी कि अगर एक दिन में 11 काम हो रहा है तो 10 दिन में कितना काम हुआ, 110 काम हो गया। अभी भी कितना बचा है, कितना बचा है 10 का डिफरेंस है, 10 काम और करने हैं। ए तो काम को छोड़ के चला गया, अब एक काम को छोड़ के चला गया, यानी कि 10 काम जो बचा है वो बी कितने दिन में करेगा, उस चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक दिन में वो काम करता है 5, तो 5 से मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा। तो यानी कि 10 काम करने के लिए और 2 दिन उसको लगेगा। यानी बी आगे जाकर के उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा, 2 दिन में पूरा करेगा। तो ये थी पूरा रामायण कहानी। ओके, तो एकदम सिंपली इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 दिन। तो दोस्त अगला प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का हमें मसावी ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको पता होगा अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से। यानी कि पहली अभाज्य संख्या क्या हुई, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, फिर 23, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो यानी कि हमें पूछा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यानी कि पहली अभाज्य संख्या, और पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो अगर देखें तो 1 ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है, 1 को तो गिना नहीं जाएगा। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या 4 क्या है, भाज्य संख्या। यानी कि सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। अब इन्हीं का हमें क्या करना है, मसावी ज्ञात करना है। और मसावी मतलब क्या होता है, इन दोनों को कौन सी सामान्य संख्या है जो डिवाइड कर देती है, महत्तम सामान्य विभाजक। यानी कि इन दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है।
तो इन दोनों को विभाजित कौन सी संख्या करती है? 2। 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 4 भी आता है, यानी कि ये 2 क्या हो गया? इसका मसावी हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सअभाज्य यानी को प्राइम जोड़ी पहचानो। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? चाहे वह सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे भाज्य हो अभाज्य हो, उससे मतलब नहीं है। सअभाज्य मतलब होता है कि जिन वो जो जोड़ी जिसका मतलब वो दो संख्याएं जिसका मसावी क्या हो? 1 हो, यानी कि वो दोनों संख्याओं में 1 के अलावा कोई भी भाग नहीं जाना चाहिए, किसी से और वह विभाजित ना हो। तो हमें देखना है कि वो कौन सी ऐसी जोड़ी है जिसका मसावी 1 है, यानी कि वो दोनों संख्याओं को 1 के अलावा कोई भी संख्या विभाजित नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं 39 और 65 दोनों 13 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए आपको ये क्या है? सअभाज्य संख्या नहीं है। 14 और 21 दोनों 7 के पहाड़े में आते हैं, इसका मतलब ये भी 7 आपको सअभाज्य संख्या नहीं है। 9 और 12 3 के पहाड़े में आते हैं, ये दोनों भी सअभाज्य संख्या नहीं है। 6 और 35 1 के अलावा किसी भी पहाड़े में नहीं आते हैं, यानी कि यही क्या है? सअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर है। ओके, चलते हैं अगले। चलिए दोस्तों, देखते हैं दो मजेदार प्रश्न हैं। एक प्रश्न को मैं सॉल्व करूंगा, एक प्रश्न आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि दोनों प्रश्न सेम है। एक शिफ्ट 1 में आया था और एक शिफ्ट 2 में आया था। तो आपको एक प्रश्न को मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, दूसरा प्रश्न का आंसर जो है वो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे, क्योंकि दोनों एकदम बिल्कुल सेम है। आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है, क्योंकि प्रश्न आंकड़े सिर्फ आपको क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो आंकड़े अगर आपको चेंज हो तो आपको सवाल करने आना चाहिए, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा है तो चलिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला है 24 और 144 का जो मसावी है वह 10p + 4 के क्या है? बराबर है। तो p का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो एकदम सिंपल सी बात है दोस्त, 24 और 144 दोनों को 24 से डिवाइड करने पे दोनों क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं, यानी कि इसका हाईएस्ट आपको क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तो 24, यानी कि 24 इसका क्या हो गया? मसावी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 इसका मसावी हो गया, यानी कि ये यहाँ पे 24 आ गया। ये बराबर है किसके? 10p + 4। ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 20 बराबर 10p। तो p बराबर क्या हो जाएगा? आपको 10 से उसको विभाजित कर दीजिए। 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, यानी कि p का मान कितना आ गया? 2। सेम ऐसे ही ये प्रश्न का है, आपको है करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 10⁵ इंटू 1025 इंटू 1045 इंटू 1065 इंटू 1085, इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों, एक चीज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी भी दो कोणों का योगफल 90 हो रहा है, अगर a और b का योगफल कितना हो रहा हो? 90 हो रहा हो, तो हमेशा याद रखिए 10a इंटू 10b का जो गुणनफल है वो क्या होगा? 1 के बराबर होगा। यानी कि हमें क्या देखना है कि जो यहाँ पे थीटा के वैल्यू दिए गए हैं उनको जोड़ने पे कौन कौन से 90 हो रहे हैं। जो 90 हो जाएंगे यानी कि उनका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस चीज को हमें यहाँ पे क्या करना है? कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 10⁵ जो है वो 1085, इन दोनों को जोड़िए, देखिए थीटा का योगफल कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। कैसे आ रहा है एक मैं ये भी बता देता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए 10⁵ इंटू 1085 और 10 चेंज होता है, याद रखो आपको कॉट में कैसे चेंज करते हैं? 90 माइनस, उसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। 10 को चेंज कर सकते हैं हम लोग किसमें? कॉट में, 90 में से घटा करके उसके थीटा को। ये 10⁵ हुआ इंटू cot⁵ हो जाएगा। अब cot⁵ क्या होता है? 10 का जस्ट अपोजिट होता है, यानी 10⁵ इंटू मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10⁵। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 आ जाता है। तो यही चीज को हमें क्या करना है? यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ देखा कि इन दोनों को गुणनफल कितना होगा? 1 होगा। और ये देखिए 25 और 65, ये दोनों भी जोड़ने पे क्या हो रहा है? 90 हो रहा है, यानी कि इनका भी गुणनफल कितना होगा? 1 होगा। अब बचा 1045 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता ही है, यानी कि कुल मिला जुला के 1 गुणे 1, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, चलिए दोस्तों, बोला है कि 3 धन करनी 5 अगर एक शून्यक है, मतलब एक हल है, तो वर्ग समीकरण हमें क्या करना है? तैयार करना है। तो दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी भी वर्ग समीकरण का एक हल इस रूप में दिया होता है तो दूसरा हल सिर्फ उसका चिन्ह बीच का बदल जाता है, वही हल होता है। जैसे यहाँ 3 प्लस करनी 5 है, यानी कि अगर मैं बोलूं अल्फा पहला हल है 3 प्लस करनी 5, तो बीटा इसका क्या हो जाएगा? दूसरा हल, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 माइनस करनी 5।
अब हमें वर्ग समीकरण तैयार करने के लिए दोस्तों दो चीज का जरूरत होता है, एक तो हलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल, और दूसरा हमें जरूरत होता है शून्यकों का गुणनफल। तो यानी कि अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे करनी 5 प्लस माइनस कट जाएगा, 3 और 3 कितना आ जाएगा 6, और जब मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करता हूं तो ये क्या हो गया a इंटू बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि पहले नंबर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी करनी 5 का स्क्वायर किया तो 5, यानी कि कितना आ जाएगा 4। अब ये दोनों हमें आ गया तो हमारा वर्ग समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा वर्ग समीकरण तैयार करने का फॉर्मूला है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 6 है, 6x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 4 है, तो यानी कि यही मेरा क्या है वर्ग समीकरण हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों, बोला 5 डिजिट की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। 5 डिजिट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली संख्या आपको ध्यान में आ रही होगी, 1 के आगे मैं क्या करूंगा 4 जीरो लगा दूंगा, ये क्या होगी 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या। आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम है इस प्रकार से लिखा जाएगा 10,001। ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो 5 डिजिट की सबसे आखिरी संख्या जो होगी 99,999 होगी। यही हमारी क्या होगी 5 डिजिट की सबसे आखिरी संख्या होगी। तो हमें पूछ रहा है कि ये पूरी संख्या कितनी है, वो संख्याओं की संख्या पूछ रहा है। तो इसका आसान सा तरीका है दोस्त, सबसे पहले क्या करिए, जो सबसे बड़ा नंबर है 99,999, इसमें से क्या करिए, आपको पहला नंबर क्या करिए माइनस कर दीजिए। ये चीज को कब अप्लाई करना है, जब आपको उनके बीच का डिफरेंस आपको क्या हो 1 हो। तो ऐसे समय हमेशा याद रखिए, जब उनके बीच का डिफरेंस आपको 1 हो और आपको पहली संख्या और आखिरी संख्या पता हो, तो कुल संख्याएं अगर आपको ज्ञात करना हो तो हमेशा याद रखिए दोस्त, पहले ये जो बड़ा नंबर है इसमें से क्या करिए, पहला वाला नंबर माइनस कर दीजिए और उसमें क्या करिए 1 जोड़ दीजिए। तो अगर मैं 99,999 में 1 जोड़ता हूं तो ये हो जाता है आपको 1 लाख, है ना, 1 लाख हो जाता है। और 1 लाख में से अगर मैं 10,000 घटा देता हूं तो सिंपल सी बात है, 1 लाख में से 10,000 गया तो कितना बचता है 90,000, यानी कि टोटल संख्याएं कितनी है 90,000। तो 5 डिजिट की आपको कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 90,000 संख्याएं होती हैं। इस तरह से आप किसी भी डिजिट का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, आपको कौन से आज के पेपर में 5 डिजिट का पूछा है तो हो सकता है कल के पेपर में 3 डिजिट का पूछे, हो सकता है 4 डिजिट का पूछे। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को यही अप्लाई करना है, पहली संख्या जो बड़ी संख्या है उसमें से ये पहली संख्या को माइनस करके 1 क्या करिए जोड़ दीजिए। ओके, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि 3 कोटि करनी 40, यानी कि करनी 40 का जो आपको घनमूल है उसका परमेयीकरण हमें क्या करना है, परमेयीकरण गुणनखंड क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको ऐसे किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि इसकी करनी क्या हो जाए, हट जाए। परमेयी गुणनखंड हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों याद रखिए कि आपको सिर्फ जो नंबर रहेगा ना, ऐसे समय क्या करना है, एक ही ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं आपको करना रहता है। ये जो 40 है इसका खंड करिए, जब खंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे कोटि कितनी है 3 है, यानी कि इसका आपको घनमूल है, ये पावर इसका कितना है 1/3 है, यानी कि जोड़ी कितने की बननी चाहिए 3 की बननी चाहिए। तो 2 की तो पूरी जोड़ी बन चुकी है, 3 चाहिए था 3 है, लेकिन 5 कितनी बार चाहिए रहता है, 3 बार चाहिए रहता है। लेकिन है क्या 5 3 बार नहीं है, नहीं है, यानी कि 5 को आप कितनी बार और गुणा करना पड़ेगा, आपको और कितना 5 लाना पड़ेगा, 2 5 लाना पड़ेगा, यानी कि आपको इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 25। यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 5, ऐसा लिख सकते हैं 25 कोटि करनी में कितना, जो कोटि यहां रहेगी वो कोटि लगाइए और नंबर आप किससे गुणा किए हैं ये। अगर ये ऐसा ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है दोस्त, आपको 5 2 के पावर कितना आ जाएगा 3, ऐसा भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। कोटि जो है कि यहाँ पे रहेगा, और यहाँ देखिए 25 25 यानी कि 5 का स्क्वायर है, तो ऐसा 5 के ऊपर पावर 2/3 भी लिखा हुआ ऑप्शन में हो सकता है। यानी कि
बात एक ही है, आपको यहाँ पे 5 का कितना गुणा करना पड़ रहा है, 2 बार गुणा करना पड़ रहा है, 2 बार गुणा करना पड़ रहा है, यानी कि 25 बन गया। 25 हम लोग इसको अगर ऑप्शन में ऐसा दिखे तो ऐसा लिख लीजिए, अगर ऑप्शन में ऐसा दिखे तो ऐसा, दोनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ पे 25 यानी कि क्या है 5 का वर्ग, यानी कि 5 के ऊपर पावर कितना है 2, और कोटि कितनी थी 3, यानी बटे में कितना आएगा 3। तो ऑप्शन जैसा दिखेगा उस हिसाब से आप इसको क्या करिए पहचानिए। लेकिन तरीका क्या है, जो भी नंबर का हमें क्या करना है परमेय गुणनखंड ज्ञात करना है, उसको पहले क्या करिए खंडित कर दीजिए। खंडित करने के बाद यहाँ जो कोटि है उतनी की जोड़ी जिसकी जिसकी बनी उसका तो गुणा नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ 2 की जोड़ी बनी तो 2 को मैंने हटा दिया, अब बचा 5। 5 आपको होना चाहिए था 3 बार, लेकिन है कितनी बार, एक ही बार, यानी कि 2 5 और चाहिए थे, 2 5 और चाहिए थे, यानी कि 25 चाहिए रहता। इसलिए आप इसकी परमीकरण गुणांक क्या हो जाएगा इसका 5 पावर 2/3। 5 2 बार चाहिए था इसलिए 5 के ऊपर पावर 2, और इसकी कोटि कितनी थी 3, यानी बटे में क्या हो जाएगा 3। तो जैसा आपको लिखा रहेगा ऐसे ही आपको क्या करना है यहाँ पर ऑप्शन में टिक करना है। तो दोनों ही तरीके आपको क्या है सही, चाहे ऐसा ऑप्शन रहेगा चाहे ऐसा ऑप्शन रहेगा, आप गुणांक आसानी से पहचान सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको ऐसा रहेगा तो इस तरह से लिखिएगा, नहीं तो 3 कोटि 25 ऐसा भी, दोनों ऑप्शन क्या है आपको राइट ही है। ओके, चलिए दोस्त अगला प्रश्न बोल रहा है किसी वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। व्यास मतलब 2r है ना, त्रिज्या का 2 गुना, किसके बराबर है, समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर, यानी अगर भुजा मैं a बोलूं तो भुजा a के बराबर है, यानी कि r का मान कितना हो गया a/2। और इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², और उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपको करनी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, r की जगह a/2 लिखते हैं और उसका वर्ग कर देते हैं, यानी कि पाई गुणे a² बटे में क्या आ जाएगा 4, है ना, a/2 मतलब a²/4, a/2 का हमें क्या करना है वर्ग करना है, बटे में करनी में 3/4 गुणे a² से कटा 4, 4 से कटा, यानी कि पाई का अनुपात किसके बराबर है 3 के साथ, यानी पाई/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न बोला है वास्तविक दूरी को आलेख में दर्शाने के लिए, यानी कि दूरियां आपको जानते हैं किलोमीटर मीटर में होती है, तो उसको जब हमें आलेख में प्रदर्शित करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कुछ पैमाना ले लेते हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ बोला है वास्तविक दूरी को आलेख में दर्शाने के लिए यदि 1:25,000 के अनुपात का उपयोग किया जाता है, यानी कि एक से आपको 25,000 सेंटीमीटर किसके बराबर लेते हैं 1 सेंटीमीटर के अनुपात का उपयोग किया जाता है, तो 6 सेंटीमीटर को किस वास्तविक दूरी को, तो 6 सेंटीमीटर किस वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करेगा, ये चीज को हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो यहाँ आपको बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 25,000 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर इसको मीटर की बात किया जाए तो ये आपको हो जाएगा 250 मीटर, क्योंकि 100 से भाग देना पड़ेगा, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर मीटर में बात करें तो 250 मीटर को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर किलोमीटर में बात कर रहा है तो 1 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसमें क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, यानी कि 0.2 किलोमीटर को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे क्या करना है 6 सेंटीमीटर का ज्ञात करना, तो 6 सेंटीमीटर का ज्ञात करना तो सिंपल सी बात है 0.25 में क्या करूंगा मैं 6 से गुणा कर दूंगा, तो 25 छंग 150 होता है, यानी कि 1.5 किलोमीटर को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा तो इसका मतलब है ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, किलोमीटर में रहेगा तो 1.5 किलोमीटर, अगर आपको ये मीटर में आंसर दिया रहेगा, यानी कि इसमें 25 में क्या करोगे इससे गुणा करोगे तो 25 पंचे 625, यानी कि 6250 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मीटर में। और अगर आपको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना रहेगा तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके, यानी 250 का गुणा हमें क्या करना पड़ेगा 6 में करना पड़ेगा, सॉरी, अगर मुझे मीटर में रिप्रेजेंट करना है तो 250 का गुणा मैं किस में कर दूंगा 6 में कर दूंगा।
नहीं, सेंटीमीटर में है ना। तो सेंटीमीटर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है किलोमीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर जैसा भी ऑप्शन रहेगा। अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो जैसे ये आपको आ गया, अब मीटर में अगर चेंज करना है तो इसमें क्या करोगे, 1000 का गुणा कर दोगे तो मीटर में आ जाएगा। और अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो इसमें आपको क्या करना है, 1,00,000 से गुणा कर दोगे, 1000 प्लस 2 जीरो और लगा दोगे, यानी कि 1,00,000 से गुणा करोगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए। फिलहाल लेकिन आपको ऑप्शन में क्या रहेगा, किलोमीटर में ही रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों देखो, 1 सेंटीमीटर अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 25,000 को, तो इसका मतलब अगर उसे मीटर में देखा जाए तो 250 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर किलोमीटर में देखा तो जाए तो 0.25 किलोमीटर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि 6 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कितने को, 1.5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके दोस्त, अगर आपको सेंटीमीटर में रहेगा तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इसमें क्या करोगे, 6 से गुणा कर दोगे अगर सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, वास्तविक दूरी को प्रदर्शित कर, तो वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करता है तो हम लोग मोस्टली किस में मापते हैं, किलोमीटर में ही मापते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न बोला है कर्णी 2, कर्णी 3 माइनस कर्णी 2 क्या है। तो अगर आप देखें तो कर्णी 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में से जब अपरिमेय संख्या घटाई जाती है तो आपको क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर। ओके, तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ओके, अब इसके बाद आपको इसका मान पूछा है, कर्णी 5 माइनस कर्णी 3 का गुणा स्क्वायर कर्णी 5 माइनस कर्णी 3 में करते हैं तो उत्तर क्या आएगा। सिंपल सी बात है, ये a माइनस बी है और a प्लस बी है, यानी कि इसका स्क्वायर का माइनस कर देना है। तो 5 का स्क्वायर, कर्णी 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्णी हट जाएगा, 5 आ जाएगा और इसका 3 आ जाएगा, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न भी आपको आए थे। ओके, चलिए प्रश्न दिया है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का अगर हम हल ए बी सी है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का हमें क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। सबसे पहले ये जो आपको बहुपद है, ये आपको बहुपद में घात 3 है, क्योंकि अगर घात 2 होता तो हम लोग आसानी से उसका गुणनखंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बहुपद क्या है, 3 का है। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, एक नंबर क्या करेंगे, गुणनखंड एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम करना पड़ेगा मतलब चेक करना पड़ेगा कि किसको रखने पर ये वैल्यू क्या हो जाती है, आपको 0 हो जाती है, तो ही वही उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो हम अगर x के प्लेस पे 0 रखते थे, ये सब तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 बचेगा, यानी कि 0 नहीं आ रहा है। इसके बाद अगर x के प्लेस पे 1 रखता हूं तो 1 का क्यूब 1 हुआ, यानी 2 बचा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, यानी -1 हो गया। और यहाँ पे -2, क्योंकि 1 2 एकम 2 हो गया, और +1, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी कि 0 हो रहा है। यानी कि x माइनस 1 क्या है, इसका गुणनखंड है। तो x बराबर 1 क्या है, इस का गुणनखंड है। अगर ये समीकरण का हल है या बहुपद का हल है, यहां लिख सकते हैं बहुपद का हल है। बहुपद का हल है यानी कि मेरे को ये पता चल गया a का मान कितना है, 1 है। ओके, a का मान मैंने कितना मान अज्यूम कर लिया, 1। ये तो फिक्स हो गया, a का मान क्या है, 1 है। अब बाकी b और c के मान क्या है, इसके लिए आपको देखिए, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और संश्लेषात्मक भाग विधि आपने सीखा होगा, या सिंथेटिक डिवीजन जिसको बोला जाता है, वो डिवीजन से क्या करेंगे, बाकी के रूट्स हम लोग क्या करेंगे, या बाकी के इसके हल्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो उसको तरीका क्या था, ये अगर x माइनस 1 इसका आपको गुणनखंड है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबके कोफिशिएंट लिखेंगे, यानी गुणांक लिखेंगे। तो पहले का गुणांक 2 है, घात 2 का गुणांक -1 है, और इसके बाद -2 है, और लास्ट में 1 है। फिर ऐसा लाइन खींच देते हैं, पहला नंबर एज इट इज उतार लेते हैं, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आएगा, 2। यहाँ पे आपको माइनस प्लस है, यानी घटेगा, तो आपको आ जाएगा 1। फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पे 1 आया, तो माइनस हुआ तो -1 हो गया। -1 का गुणा इसमें किया तो आपको क्या हो जाएगा, -1, यानी कि यहाँ पे शेष पर क्या हो गया, 0। तो हमारा गुणनखंड क्या बना, x माइनस 1 इंटू 3 पद है तो पावर 2 हाइएस्ट रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, खंडित कर सकते हैं। गुणा करने पे 2 आना चाहिए और घटा देने पे 1 आना चाहिए, 2 एकम 2 होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1, अगर मैं इसको 2 को कॉमन लेता हूँ तो एक में आ जाएगा x प्लस 1, और दूसरे में आ जाएगा 2x प्लस 1। इस तरह से आपको 3 खंड हुए, यानी कि इसका वैल्यू तो आपको 1 आ गया, इसका वैल्यू -1 आ गया, और इसका वैल्यू देखे तो -1/2।
तो इस तरह से हमें 3 सोल्यूशन यहाँ पे क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। कैसे हो गया, +1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -1, और ये उधर गया तो -1/2 आ जाएगा। इस तरह से 3 सोल्यूशन हमें मिल गए हैं। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है, AB + BC + AC। तो यहाँ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 1 गुणे -1 प्लस 1 गुणे -1/2 प्लस 1 गुणे -1/2, और यहाँ पे देखिए आपको ये माइनस में है, बी का मान किसमें, माइनस में। तो ये क्या हो गया, आपको ये -1 हो गया, देखा जाती है माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 1/2, और ये -1/2, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि आंसर आपका क्या आ जाएगा, -1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके।